आप सबका दिल से स्वागत है। आज एक बार मैं फिर से आ गया हूँ इंसान के रूप में शैतान की कहानी लेकर। एक लड़की जिसका हस्बैंड ज़्यादातर काम के सिलसिले में अब्रॉड रहता है। अब वो लड़की को किसी से प्यार हो जाता है। वो शादीशुदा थी बट हस्बैंड उसे इतना टाइम नहीं देता था, तो उससे दूसरे किसी से प्यार तो हो गया। लड़की बहुत पैसे वाली है। अब जिससे प्यार हुआ है, क्या उस आदमी को भी इस लड़की से सच में इससे प्यार हुआ या इसकी दौलत से प्यार हुआ? और क्या ये आदमी इस लड़की को इस तरीके से ब्रेन वॉश करेगा कि वो उसके हस्बैंड से डिवोर्स ले लेगी? अब ये जो 3 लोग हैं, इसमें से कौन किसका खून करने वाला है? जब आपको पता चलेगा कि खून करते वक्त सामने वाले ने ये चीज़ें की, तो आप भी बोलोगे कि जिसने खून किया वो इंसान नहीं था, शैतान था। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, सच्ची कहानी है। इतना भी मिस मत करना। हम कहानी चालू करें उसके पहले जो हम रोज़ करते एक छोटी सी प्रेयर कर लेते हैं। उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ और हम कहानी चालू करते हैं। Taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. मैसूर के राजघराने के दीवान की पोती शकीरा खलीली, एक ख़ानदानी रईस मुस्लिम परिवार में उसका जन्म होता है। वो जब 18 साल की होती है तो उसकी शादी होती है उसी के फर्स्ट कज़िन के साथ, अकबर खलीली, जो इंडियन फॉरेन सर्विस से जुड़ा हुआ है। अकबर खलीली का जैसे काम था तो उनका काफ़ी टाइम फॉरेन में गुजरता था। मतलब वो शकीरा खलीली को ज़्यादा समय नहीं दे पाते थे। अब शकीरा खलीली की 4 डॉटर थी और उन्हें हमेशा से एक लड़की की ख्वाहिश थी। शकीरा खलीली बहुत ब्यूटीफुल और वो रियल एस्टेट डेवलपर थी। उनकी खुद की काफ़ी प्रॉपर्टी थी। शकीरा खलीली अरबपति थी। अब रामपुर के नवाब के बुलावे पर शकीरा खलीली एक फंक्शन में आती है। वहाँ पर उसकी मुलाकात होती है श्रद्धानंद से। ये बात है 1983 की। अब श्रद्धानंद कौन? तो श्रद्धानंद प्रॉपर्टी का एक्सपर्ट था। रामपुर के जो नवाब थे उनकी प्रॉपर्टी की देखभाल करता था श्रद्धानंद। साथ में वो कहता था उसे थोड़ी तंत्र मंत्र की भी जानकारी है। अब किसी फ्रेंड के थ्रू ये दोनों मिले। श्रद्धानंद को पता चला शकीरे खलीली अरबपति है, बहुत सारी प्रॉपर्टी की मालकिन है, उसकी 4 बेटियां हैं और उसकी ख्वाहिश है कि उससे कभी ना कभी लड़का हो। श्रद्धानंद के दिमाग में प्लानिंग चालू हो गई। श्रद्धानंद ने शकीरे के साथ बहुत स्वीट बातें करना चालू किया, अपना बहुत केयरिंग नेचर दिखाना चालू किया और शकीरे की जो इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ थी उनके बारे में भी वो काफ़ी नॉलेज देता था। तो शकीरे को श्रद्धानंद का नेचर पसंद आने लगा, प्लस उनकी जो एक्सपर्टीज़ थी प्रॉपर्टी के नॉलेज में वो पसंद आने लगी। अब आहिस्ते आहिस्ते दोनों और नज़दीक आए, दोनों के बीच में प्यार होने लगा। हालांकि शकीरे खलीली शादीशुदा थी। 1985 में शकीरे खलीली ने अपने हस्बैंड अकबर को डिवोर्स दे दिया। क्यों डिवोर्स दिया? क्योंकि वो पूरी तरीके से श्रद्धानंद के प्यार में पड़ गई थी और श्रद्धानंद ने उसे अलग अलग बातें भी बताई थी कि मुझे जिस तरीके से तंत्र मंत्र की नॉलेज है और तेरी जो विश है कि तुझे लड़का हो, वो मैं पूरी करूँगा। अब यहाँ पर अकबर खलीली से तलाक हुआ 1985 में। 1986 में उसने श्रद्धानंद से शादी कर ली और बेंगलुरु में श्रद्धानंद के साथ खुद के बंगले में रहने लगी। 4 बेटी में से 3 बेटी अपने डैड के साथ चले गई और एक बेटी सबा वो इनके साथ रहती थी। मतलब शकीरे खलीली और श्रद्धानंद के साथ। शुरुआत के 1-2 साल सब चीज़ें सही है। श्रद्धानंद भी इसकी केयर कर रहा है, इसे प्यार दिखा रहा है, पर शकीरे को नहीं पता था कि श्रद्धानंद के दिमाग के अंदर क्या चल रहा है। शकीरे की जो बेटी थी सबा, उसका इंटरेस्ट था मॉडलिंग में। अब वो मुंबई अप डाउन करने लगी, मुंबई से बेंगलुरु, बेंगलुरु से मुंबई। वो जब मुंबई में रहती थी तब उसकी मॉम के साथ कंटिन्यूस टच में रहती थी। अब क्योंकि शकीरे ने श्रद्धानंद से शादी कर ली थी तो शकीरे की पूरी फैमिली थी, उसने शकीरे से रिश्ता तोड़ दिया था। शकीरे की बात कभी कभार उसकी माँ से होती थी। अब श्रद्धानंद ने 1987 में पावर ऑफ अटर्नी खुद के नाम पर कर ली थी।
तो शकीरे को शुरुआत में तो शक नहीं हो रहा था। शकीरे क्या करती थी, उसकी 3 बेटी भले डैड के साथ रहती है पर उनका ख्याल रखती थी, उन्हें पैसे भेजती थी, सबा तो साथ में ही थी। तो ये बात श्रद्धानंद को खटकती थी और काफ़ी टाइम उनके झगड़े भी होते थे। अब झगड़े के अंदर शकीरे पूरी तरीके से कंफर्म हो गई कि श्रद्धानंद है उसकी पहले से नज़र थी इसकी दौलत पर, प्यार व्यार कुछ नहीं था। फिर भी अब शादी हो गई है, घर वालों ने भी रिश्ता तोड़ डाला है, तो शकीरे श्रद्धानंद के साथ रह रही थी। वो सोच रही थी आज नहीं तो कल सब चीज़ें ठीक हो जाएगी। पर जब चीज़ें ठीक नहीं हो रही थी और बिगड़ रही थी, रोज़ झगड़े होते थे, तो शकीरे को अब पूरी तरीके से हकीकत पता चल गई थी कि श्रद्धानंद सिर्फ पैसों के पीछे है, उसे शकीरे से कोई लेना देना नहीं है। और शकीरे ने ये फ़ैसला किया कि वो उसकी सारी प्रॉपर्टी अपने बेटियों के नाम पर कर देगी। और वहाँ पर श्रद्धानंद कंफर्म हो गया था कि शकीरे उसके बारे में सब समझ गई है, अब श्रद्धानंद के हाथ से सब दौलत जाने वाली है। तो श्रद्धानंद ने प्लान बनाया शकीरे को रास्ते से हटाने का। पावर ऑफ अटर्नी तो श्रद्धानंद के पास थी। 1991 में अचानक शकीरे गायब हो गई। हाँ, अचानक शकीरे गायब हो गई। अब हर किसी का शक जा रहा था श्रद्धानंद पर। अब होता क्या है, सबा मुंबई से फ़ोन करती है श्रद्धानंद को। श्रद्धानंद कहता है तुम्हारी मॉम बाहर गई है। फिर थोड़े टाइम के बाद फ़ोन करती है तो कहता है कि वो पार्टी में गई है। फिर सबा थोड़े टाइम के बाद फ़ोन करती है तो कहता है कि मार्केट में गई है। अब पूरी तरीके से सबा टेंशन में थी कि मेरी मॉम से बात क्यों नहीं हो पा रही है। सबा ने फ़ोन किया श्रद्धानंद को और कहा अगर तू मेरी मॉम से मेरी बात नहीं कराएगा तो मैं पुलिस में तेरी कंप्लेंट कर दूँगी। पुलिस का नाम सुनते ही श्रद्धानंद ने सबा को कहा यूएसए में एक हॉस्पिटल है रूजवेल्ट, वहाँ पर तुम्हारी मॉम गई है, वो प्रेग्नेंट है, वहाँ पर डिलीवरी के लिए गई है। अब सबा फ़ोन करती है रूजवेल्ट हॉस्पिटल में, तो वहाँ पर वो लोग बताते हैं शकीरे नाम की कोई पेशेंट नहीं है। अब ये फटाफट आती है बेंगलुरु और पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करती है। पुलिस आती है श्रद्धानंद के पास पूछताछ करने के लिए, बट उन्हें ऐसा कोई सबूत नहीं मिलता है जिससे ये साबित हो कि श्रद्धानंद ने शकीरे को गायब करवाया है। अब 3 साल बीत जाते हैं, 1994 आ जाता है, बट शकीरे का कोई पता नहीं है और श्रद्धानंद बन गया है स्वामी श्रद्धानंद। और इस 3 साल में श्रद्धानंद के बहुत फॉलोअर्स बन जाते हैं, बिजनेसमैन से लेके पॉलिटिशियन तक। तो श्रद्धानंद भी अभी एक बहुत बड़ी हस्ती हो गया है, इसलिए पुलिस वाले उससे ज़्यादा पूछताछ भी नहीं कर सकते। अब अप्रैल 1994 में ये केस क्लोज़ होने वाला था। उसी वक्त एक चमत्कार होता है। एक कांस्टेबल के सिविल ड्रेस में ड्यूटी रहती है शराब के ठेके पर। वहाँ पर एक आदमी ने फुल शराब पी ली है और पुलिस को गालियाँ दे रहा है। अब ये कांस्टेबल जाता है उसके पास और कहता है भाई पुलिस से तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम पुलिस को क्यों गालियाँ दे रहे हो। तो वो कहता है मेरे साहब ने उनकी खुद की पत्नी को ज़िंदा गाड़ दिया उनके ही घर के अंदर और 3 साल हो गए, बट पुलिस कुछ पता नहीं कर पाई। कांस्टेबल का माथा खनकता है क्योंकि कर्नाटक में 3 साल से मिसिंग है शकीरे। तो कांस्टेबल कंफर्म करने के लिए कहता है तो कुछ भी बोल रहा है। तो वो शराबी कहता है शकीरे को पहचानते हो, वो मेरे साहब की बीवी थी, उसे मार कर ज़िंदा गाड़ दिया घर के अंदर। तो कांस्टेबल के होश उड़ जाते हैं। कांस्टेबल इसे पकड़ता है, पुलिस स्टेशन में लेके जाता है। अब पुलिस स्टेशन में जाकर इसका नशा उतरता है और ये सब सच्चाई उगलना चालू करता है। ये कहता है मैं श्रद्धानंद का नौकर था, अभी मैं उनके वहाँ पर काम नहीं करता हूँ, बट मेरे सामने ये चीज़ हुई थी। श्रद्धानंद ने एक ताबूत भी ख़रीदा था, उसी ताबूत में डालकर उसने उसकी वाइफ को ज़िंदा गाड़ दिया ज़मीन के अंदर। अब पुलिस वाले बोलते हैं श्रद्धानंद के नौकर को कि ताबूत तुम लोग ने जहाँ से लिया था वहाँ पर ले चल हमें। ये नौकर लेकर जाते हैं वहाँ पर। अब जहाँ से इन लोगों ने ताबूत लिया था उस दुकानदार को पुलिस कहती है डिटेल निकाल, 3 साल पहले क्या कोई ताबूत श्रद्धानंद नाम के आदमी ने लिया था। वो डिटेल निकालता है, कंफर्म हो जाती है डिटेल कि श्रद्धानंद ने ताबूत लिया था। पुलिस की टीम पहुंचती है श्रद्धानंद के घर पर। श्रद्धानंद पहले तो ना कहता है कि नहीं मैंने नहीं किया है कुछ भी। अब नौकर को सामने लाते हैं, इसकी हालत ख़राब हो जाती है कि ये पकड़ा गया। इससे पूछताछ चालू होती है तो वो सब सच बताना शुरू करता है कि मैंने शकीरा से सिर्फ प्यार का नाटक किया था
उसकी दौलत पाने के लिए। जब मुझे पता चला कि वो तो उसकी दौलत उसकी बेटी में बांटने वाली है, तो मैंने प्लान बनाया। मैंने शकीरे से कहा पानी का टैंक बनवाना है, इसलिए मुझे गड्ढा खुदवाना है। तो शकीरे के सामने ही पानी के टैंक के बहाने मैंने सबसे पहले गड्ढा खुदवाया। उसके बाद मैं मेरे नौकर के साथ गया ताबूत लेने के लिए। वहाँ पर मैंने कहा मुझे एक एंटीक पीस रखना है ताबूत में। ताबूत भी आया, गड्ढा भी हो गया था। अब मेरी वाइफ़ को मैंने चाय बना कर दी। उसे ये नहीं पता था कि मैंने चाय के अंदर बेहोशी की दवाई डाली है। अब जैसे वो बेहोश हो गई, मैंने उससे गद्दे के अंदर लपेटा, ताबूत के अंदर डाला और वो ताबूत को मैंने गड्ढे के अंदर डाला, ऊपर मिट्टी डाली और उसे ज़िंदा दफन कर दिया। उसने पहले से ही इटालियन मार्बल का ऑर्डर देकर रखा था। अपने नौकर से कहा मुझे यहाँ पर फ़र्श बनवाना है, थोड़े मज़दूरों को बुला। और जहाँ पर मैंने शकीरे को गाड़ा था उसके ऊपर मैंने इटालियन मार्बल से फ़र्श बनवा दिया। अब पुलिस ने वो जगह चेक की तो उस जगह के सामने ही बार थी। तो इससे पूछा गया तो ये कहता है कि हाँ, मैंने वहाँ पर बार बनाई थी ताकि किसी को शक ना हो। और पुलिस को बाहर से पता चला कि ये रेगुलरली उस बार के सामने पार्टी करता था। मतलब नीचे शकीरे दफन है और ऊपर ये डांस पार्टी करता था लोगों को बुलाकर, मतलब अय्याशी करता था। श्रद्धानंद ने जो जगह बताई थी, तो जगह को जब खोदा गया तो अंदर से कंकाल मिला, थोड़ी ज्वेलरीज भी मिली, उसका डीएनए भी करवाया गया, कंफर्म हो गया वो शकीरे थी। और एक बात नोटिस में आई, वो जो ताबूत था उसके ऊपर नाखून के खरोचने के निशान थे। मतलब शकीरा बेहोश हो गई थी और जब वो होश में आई तो ताबूत के अंदर से उसने अपने आप को बाहर निकालने की बहुत ट्राई की, बहुत नील्स वगैरह मारे, ताबूत को खुरेदा, पर वो बाहर निकल नहीं पाई। और श्रद्धानंद को ज़रा भी दया नहीं आई। उसके ऊपर पैसों का भूत सवार था कि उसने ज़िंदा दफन कर दिया है। और जहाँ पर शकीरे दफन है उसके ऊपर ही श्रद्धानंद पार्टियाँ कर रहा है, अय्याशी कर रहा है, डांस कर रहा है। श्रद्धानंद को फांसी की सज़ा हुई। उसने हाई कोर्ट में अपील की, वहाँ पर भी फांसी की सज़ा हुई। उसने सुप्रीम कोर्ट में अपील की, सुप्रीम कोर्ट ने उसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई। कैसा चमत्कार हुआ, केस क्लोज होने वाला था, उसी वक्त शराब के ठेके पर नौकर ने सब बक दिया। तुम इतना बड़ा पाप करोगे और वो तुम्हें ऐसे ही छोड़ देगा। आज अंत में एक प्रेयर कहना ज़रूरी है, ऊपर वाला हर इंसान को अच्छा दिमाग दे ताकि उससे कभी कोई बुरे काम ना हो सके, गलत काम ना हो सके। अंत में बस यही बोलूँगा, मेहनत करते रहना, ऊपर वाले पर विश्वास रखना। अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा है, थोड़ा सब्र, पेशेंस, काम हो जाएगा। फेल होने से डरना मत, उसमें से कुछ सीखना। हर इंसान जो दिल से मेहनत करता है, माँ बाप को खुश रखता है, सबसे अच्छी तरीके से रहता है, उसे कामयाबी ज़रूर मिलती है। पूरे दिन में ट्राई करना 6 से 8 गिलास पानी पीने की। इसके अलावा थोड़ा वॉकिंग, थोड़ा जॉगिंग, थोड़ी एक्सरसाइज कर लेना, इससे आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।